नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर। अगले आधे घंटे में होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। राज्यों की सुर्खियों और मौसम के हाल पर भी डालेंगे नजर। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। यूक्रेन संकट के समाधान के लिए अपनाना होगा कूटनीति का रास्ता। बाली में G20 शिखर सम्मेलन में बोले प्रधानमंत्री। खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से उर्वरकों की कमी को बताया बड़ा संकट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की भारत अमेरिका संबंधों की समीक्षा। कई और देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मिले प्रधानमंत्री। भारतीय समुदाय के लोगों को भी किया संबोधित। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच। 1362 प्रत्याशियों ने भरा पर्चा। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची जारी। देश भर में गौरव दिवस के रूप में मनाई जा रही है बिरसा मुंडा की जयंती। उलिहातू में बिरसा मुंडा को राष्ट्रपति मुर्मू ने दी श्रद्धांजलि। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भी किया नमन। और 8 अरब उम्मीदें, 8 अरब सपने। दुनिया की आबादी 8 अरब के पार। अगले साल भारत का दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बनना तय। और हेडलाइंस के बाद एक नजर कुछ अन्य मुख्य समाचारों पर। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि देश में खाद की कोई किल्लत नहीं है और किसानों की जरूरत से ज्यादा रासायनिक उर्वरक भंडार उपलब्ध है। सेबी ने कंपनियों के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति और उन्हें हटाने को लेकर नया विकल्प पेश किया है। इससे इस मामले में लचीलापन आएगा। बीजेपी ने रघुराज सिंह शाक्य को मैनपुरी लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। उनका मुकाबला एसपी प्रत्याशी और पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव से होगा। राजस्थान में उदयपुर के पास एक रेलवे पुल पर पटरी पर हुए विस्फोट की जांच राजस्थान आतंकवाद निरोधी दस्ते ने शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला लिया था। दक्षिण मिजोरम के हनहथियाल में ढही पत्थर की एक खदान के मलबे से 8 शव बरामद किए गए हैं। खदान धंसने की घटना में 12 लोग लापता हो गए थे। 8 शव बरामद किए जा चुके हैं। विदेशी निवेशकों की लिवाली और वैश्विक बाजारों में मजबूती के रुख के बीच सेंसेक्स 248 अंक की बढ़त के साथ अपने सर्वकालिक उच्च स्तर 61,873 पर पहुंच गया है। निफ्टी भी 74.25 अंक की मजबूती के साथ 18,403 अंक पर बंद हुआ। भारत ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन को 2070 तक शून्य शुद्ध लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपनी दीर्घकालिक योजना प्रस्तुत की, जिसमें जलवायु न्याय, स्थायी जीवन शैली और समानता पर जोर दिया गया है। ब्रिटेन यात्रा से लौटने के एक दिन बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जांच में कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब ने यह जानकारी दी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें यूक्रेन पर हमला करके अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने के लिए रूस को जवाबदेह ठहराया जाना शामिल है, जिसमें क्षतिपूर्ति का भुगतान भी शामिल है। डेमोक्रेट नेता केटी हॉब्स अमेरिका के एरिजोना प्रांत की गवर्नर निर्वाचित हुई हैं। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक करीबी सहयोगी और रिपब्लिकन उम्मीदवार कैरी लेक को शिकस्त दी है। खबरों पर विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन विवाद को सुलझाने के लिए युद्ध विराम और कूटनीति के रास्ते पर लौटने का आह्वान किया है। साथ ही रूसी तेल और गैस खरीद के खिलाफ पश्चिमी देशों के आह्वान के बीच उन्होंने ऊर्जा की आपूर्ति पर किसी भी प्रतिबंध को बढ़ावा देने का विरोध किया। G20 शिखर सम्मेलन के खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा पर बुलाए गए सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन, कोविड और यूक्रेन संकट के कारण उत्पन्न वैश्विक चुनौतियों ने दुनिया में तबाही मचा दी है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला चरमरा गई है। खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा पर बुलाए गए सत्र में उन्होंने वैश्विक समस्याओं के असर को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया में आवश्यक वस्तुओं का संकट है। हर देश के गरीब नागरिकों के लिए चुनौतियां ज्यादा बढ़ गई हैं। इस सत्र में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव सहित
कई वैश्विक नेताओं ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन से इतर कई नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उभरती प्रौद्योगिकियों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्रों सहित भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी की स्थिति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भी मुलाकात हुई। दोनों नेताओं की मुलाकात इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की तरफ से बाली में आयोजित रात्रि भोज के दौरान हुई। प्रधानमंत्री ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और कई अन्य वैश्विक नेताओं के साथ अनौपचारिक बातचीत की और कई मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी किया। उन्होंने सेनेगल के राष्ट्रपति और अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष मैकी साल से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने नीदरलैंड के राष्ट्रपति मार्क रूट से भी मुलाकात की। शिखर सम्मेलन के आधिकारिक तौर पर शुरू होने से पहले इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने आयोजन स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के बाली में भारतीय समुदाय को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत और इंडोनेशिया 21वीं सदी में एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। भारत चुनौतीपूर्ण समस्या में इंडोनेशिया के साथ मजबूती से खड़ा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत अभूतपूर्व पैमाने और गति से काम कर रहा है। भारत की प्रतिभा, भारत की टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, उद्योग, इन सब ने दुनिया में अपनी एक पहचान बनाई है। आज दुनिया की बहुत सी बड़ी कंपनियां ऐसी हैं जिनके सीईओ भारत के हैं। 21वीं सदी में भारत दुनिया के लिए उम्मीद की किरण है। आज भारत अभूतपूर्व स्पीड पर काम कर रहा है और अप्रत्याशित स्केल पर काम कर रहा है। आज का भारत अपनी विरासत पर गर्व करते हुए, अपनी विरासत को समृद्ध करते हुए, जड़ों से जुड़े रह करके आसमान छूने के लक्ष्य के साथ विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को लेकर के अब निकल पड़ा है। इंडोनेशिया की जमीन ने भारत से आए हुए लोगों को प्यार से स्वीकार किया, उन्हें अपने समाज में शामिल किया। बाली आने के बाद हर भारतीय को एक अलग ही अनुभूति होती है। जिस जगह के साथ भारत का हजारों वर्षों का रिश्ता रहा हो, पीढ़ी दर पीढ़ी उस परंपरा को आगे बढ़ाया, पर कभी ओझल नहीं होने दिया। हम सुख दुख के साथी हैं। अगर सुख में साथी हैं तो हम दुख में भी उतने ही साथी हैं। जब विरासत साझा होती है, जब मानवता के प्रति आस्था समान होती है, तो प्रगति के लिए भी समान रास्ते बनते जाते हैं। अखिलेश सुमन मेरे सहयोगी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे। अखिलेश, आज का दिन G20 सम्मेलन को लेकर काफी अहम रहा है, खासकर जब हम खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा को लेकर खड़ी चुनौतियों की बात करते हैं। कितना महत्वपूर्ण आज का दिन रहा, खासकर भारत के संदेश को लेकर? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन रहा प्रीति। और एक बात मैं बताऊं कि जिस तरीके से सामने जो दिख रहा है, उसके अलावा भी पीठ पीछे बहुत सारे काम हो रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण काम होता है कि G20 सम्मेलन के अंत में एक जो संयुक्त कम्युनिके, संयुक्त बयान या जिसे घोषणा पत्र कह सकते हैं, वो जारी होना होता है। और उस घोषणा पत्र पे लगातार काम हो रहा है। और जो मुझे पता चल रहा है सूत्रों से कि भारत के कई सुझावों को उस घोषणा पत्र में शामिल किया गया है। यहाँ तक रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में भी भारत ने जो युद्ध विराम की बात कही है, भारत ने जो युद्ध रोकने की बात कही है, उस पर भी गंभीरता से विचार हो रहा है और ड्राफ्ट में उसे शामिल किया गया है। हालांकि कुछ बिंदुओं पे मतभेद है कि किस तरीके से शब्दों में उन्हें ढाला जाए, लेकिन जो मौलिक, जो बेसिक जो हमारा सुझाव था, उस सुझाव को G20 के ड्राफ्ट में स्वीकार किया गया है। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है
क्योंकि भारत को इस रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में भी एक ऐसे देश के रूप में जाना जा रहा था, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिनके संबंध रूस के साथ भी अच्छे हैं, जिनके अमेरिका के साथ और यूरोपीय देशों के साथ भी संबंध है। तो ऐसे में इस तरह की सूचना मिलना निश्चित तौर पर भारत के लिए काफ़ी उत्साहवर्धक है। और G20 का यह जो एजेंडा है कि दुनिया में जो रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से जो स्थिति उत्पन्न हुई है, जिसमें कि खाद्य और ऊर्जा संकट बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है, उसमें भारत का जो हस्तक्षेप रहा है, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो बड़ी बातें कही। एक जो यह बात कही कि उन्होंने कि पैंडेमिक और उसके बाद जो युद्ध, उसके कारण जो पूरी आपूर्ति श्रृंखला में बाधा पहुंची और यूनाइटेड नेशंस जो है वो पूरी तरह असफल रहा है इसमें, और रिफॉर्म में भी असफल रहा है यूनाइटेड नेशंस। तो एक तरीके से उनका संकेत था दुनिया के जो सबसे ताकतवर और सबसे प्रभावी 20 मुल्क, यहाँ 19 मुल्क और उसके अलावा एक स्पेन जो इन्वाइटी है, और उसके अलावा जो यूरोपियन यूनियन है, उनके सामने ये संदेश था कि आज के फौरी ज़रूरतों के लिहाज से किस तरह से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र के अन्य जो अंग हैं उनमें परिवर्तन की, बदलाव की जरूरत है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि ऊर्जा संकट के समय पूरी दुनिया अपने अपने हिसाब से ऊर्जा संकट को दूर करने में लगी हुई है, और उन्होंने एक तरीके से संकेत में अपने भाषण में भी कहा और बाद में जो डिस्कशन हुआ उसमें भी उन्होंने साफ किया कि किसी भी कारण से ये जो सैंक्शन, प्रतिबंध लगाने की जो रणनीति है उस पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि प्रतिबंध की वजह से न सिर्फ एक देश की सरकार प्रभावित होती है बल्कि पूरा देश ठप हो जाता है उस प्रतिबंध, उसके नागरिक प्रभावित होते हैं। और उस संदर्भ में उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का दूसरी सबसे बड़ी आबादी भारत में रहती है, 1.3 बिलियन से ज़्यादा आबादी है, और वैसे में ऊर्जा भारत जिस तरीके से प्राप्त कर रहा है उसमें किसी भी तरीके से रोक लगाना बहुत ही गलत होगा। और उन्होंने कहा कि कोई इस तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जाए। तो न सिर्फ भारत बल्कि अन्य जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके बारे में भी ये था कि उनका पक्ष आए। देखिए, जो बाद में हेल्थ पे भी चर्चा हुई, हेल्थ के सेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लिए, हालांकि उन्होंने एड्रेस नहीं किया लेकिन चर्चा में भाग लिया, उन्होंने अपने सुझाव दिए, और उन्होंने जो वन वर्ल्ड वन हेल्थ की जो बात कही थी पिछले दिनों, उस पर उन्होंने बात कही। और उसके अलावा जो एक बात उभर के आ रही थी कि जो ट्रिप्स है, जो जिसमें कि हेल्थ में सिर्फ वैक्सीन ही नहीं बल्कि हेल्थ से रिलेटेड अन्य जो उपकरण हैं, दवाइयां हैं, उनके बारे में भी दुनिया की सरकारों को विचार करना चाहिए कि उस पर किस तरीके से उन पर टैक्स में कमी की जाए और वे किस तरीके से डेवलपिंग कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं। तो ये दो महत्वपूर्ण सेशन था आज का। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। भारत के जो सुझाव थे उन सुझावों को एक तरीके से सभी देश स्वीकार कर रहे हैं। और जो तीसरी महत्वपूर्ण बात है आज की प्रीति की, जो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री की बैठक हुई, द्विपक्षीय बातचीत हुई, और उन दोनों ने न सिर्फ रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में बल्कि G20 में भी अगले एक दिन में क्या होगा इसके बारे में भी उन्होंने बातें की, किस तरीके से होना चाहिए। और तीसरी जो मुलाकात कह सकते हैं कि कई साइडलाइंस पे हुई, जिसमें कि एक अहम मुलाकात आप कह सकते हैं कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हुई, आदान प्रदान हुआ प्लेजेंट्री का, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई भी दी जो उन्हें राष्ट्रपति दोबारा चुना गया है। तो एक तरह से कहे कि भारत के लिहाज से एक बहुत ही अहम दिन रहा G20 में, और भारत जिस तरीके से एक लाइन लेता रहा है पूरी दुनिया के मामले में, उस लाइन को एक तरीके से दुनिया तमाम जो सम्मेलन है उससे इतर जो द्विपक्षीय बातचीत है, बहुत विस्तार से अहम पहलुओं को आपने हमें समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ेंगे और अब एक नजर डालेंगे विधानसभा चुनाव से जुड़ी कुछ अहम खबरों पर। गुजरात विधानसभा की 89 सीटों पर पहले चरण में होने वाले चुनाव के लिए 1362 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र भरा है। पहले चरण के लिए जिन उम्मीदवारों के नामांकन पत्र भरे गए हैं उनमें गुजरात के मुख्यमंत्री और बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भूपेंद्र पटेल, अहमदाबाद की घटलोडिया सीट और आम आदमी पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी इसुदान गढ़वी देवभूमि द्वारका जिले की खंबोलिया सीट से चुनाव मैदान में उतरे हैं। राज्य की 182 सदस्यीय विधानसभा की 89 सीटों पर पहले चरण में 1 दिसंबर को मतदान होना है। इसके अलावा 95 उम्मीदवारों ने 5 दिसंबर को होने वाले दूसरे चरण के चुनाव के लिए भी नामांकन पत्र भरा है। पहले चरण के लिए नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 17 नवंबर है, जबकि दूसरे चरण के लिए नाम वापस लेने की तारीख 21 नवंबर है। मतों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। कुछ और अगर चुनाव से जुड़ी खबरों की बात करें तो गुजरात के अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अमित शाह के साथ
सारण निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार कानू पटेल ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी और सबसे ज्यादा सीटें जीतकर बहुमत से सरकार बनाएगी। कांग्रेस ने गुजरात चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी। इस लिस्ट में पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे, यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी, पार्टी सांसद राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, सचिन पायलट, जिग्नेश मेवाणी और कन्हैया कुमार का नाम शामिल है। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के उस पार होंगी राज्य से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। The only show of its kind that tries to demystify diplomacy and make complex international issues understandable to everyone. I am Vikas Swaroop. And every week, I bring you a new dispatch from the front lines of foreign affairs. We talk to the best experts who enlarge our understanding of foreign affairs and show us why the world matters to India and why India matters to the world. So keep watching Diplomatic Dispatch only on Sunset Television. The India Startup Story. Powerful ideas. Dynamic solutions. Innovation, enterprise. Its success and challenges. Packed in a brand new show, The Journey of Startups, only on Sunset TV. क्या आप किसी कानूनी समस्या से घिरे हैं? नहीं पता क्या करें? क्या कहता है कानून? क्या हैं आपके अधिकार? समझिए कानून की बारीकियों को कानून की पाठशाला में, सिर्फ सनसद टीवी पर। The glorious journey of India's 75 years of independence, protection of rights, ensuring equality, to empower, to deliver justice. Laws that have defined India and its people. Laws that everyone should know. Watch 75 years. Laws that shaped India. With me, Hemant Batra, only on Sunset TV. आप देख रहे हैं आज की खबर। आइए बढ़ते हैं आगे और एक नजर डालते हैं राज्यों से जुड़ी बड़ी खबरों पर।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा 69वें दिन भी जारी रही। पैदल मार्च में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश, महाराष्ट्र की पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर और पार्टी के अन्य कई नेता शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित मुख्यमंत्री आवास योजना कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में जापानी दूतावास के सहयोग से फिक्की फोरम ऑफ पार्लियामेंटेरियंस द्वारा आयोजित राज्यों के साथ संवाद में हिस्सा लिया। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास कल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सीईओ के साथ बैठक करेंगे। बैठक में धीमी जमा वृद्धि और ऋण की ऊंची मांग को बनाए रखने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा होगी। नोएडा हवाई अड्डे के दूसरे चरण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिला प्रशासन ने उत्तर प्रदेश शासन को 1365 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण की अनुमति देने के लिए पत्र लिखा है। जम्मू में पुलिस चौकी के पास मिले 2 आईईडी बाहरी इलाके में एक नियंत्रित विस्फोट करके नष्ट कर दिए गए। प्रत्येक आईईडी का वजन 500 ग्राम था और इन्हें सतवारी क्षेत्र में एक काले रंग के बैग के अंदर रखा गया था। अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 2 लाख रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही राशि का एक जमानतदार पेश करने की शर्त पर जमानत दी गई। कुछ और अहम खबरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसी चुनौतियों के मद्देनजर आदिवासी समाज की जीवन शैली और वन संरक्षण के प्रति उनकी दृढ़ता को सीखने की जरूरत पर बल दिया। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में जनजाति गौरव दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। राष्ट्रपति ने देश में ब्रिटिश शासन के दौरान वन क्षेत्रों के संरक्षण में आदिवासी समाज के संघर्ष को याद किया और कहा कि उन्होंने इस उद्देश्य के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। इस साल जुलाई महीने में देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनी। द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आदिवासी समाज द्वारा मानव समुदाय और वनस्पतियों को समान महत्व दिया जाता है। राष्ट्रपति ने भोपाल में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ भी किया। साथ ही उन्होंने नागरिक अभिनंदन समारोह को भी संबोधित किया। मध्य प्रदेश में समावेशी विकास के लिए नए आयाम स्थापित किए गए हैं। राज्य ने विकास के कई मानकों पर प्रभावशाली उपलब्धियां हासिल की है। मध्य प्रदेश के ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में पिछले 1 दशक की अवधि में लगभग 3.5 गुना वृद्धि हुई है। जनजातीय नेता बिरसा मुंडा को उनकी जयंती पर आज देश याद कर रहा है। इस मौके पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने इस मौके पर बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय नेता और स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा को उनके जन्म स्थान उलिहातू में स्थापित स्मारक पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों और गुमनाम नायकों को नमन करते हुए उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि आदिवासी समुदायों ने स्वतंत्रता संग्राम में महान योगदान दिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आदिवासी जननेता भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर संसद भवन परिसर में श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि मातृभूमि के लिए प्रेम और उनका साहस सभी भारतीयों को प्रेरित करता रहेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जागृति लाने में भगवान बिरसा मुंडा की अहम भूमिका रही है और उन्होंने आदिवासियों के अधिकारों और स्वाभिमान की रक्षा के लिए संघर्ष किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय नेता बिरसा मुंडा को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी और कहा कि उनकी सरकार की विभिन्न योजनाओं के लिए उन्हें जनजातीय समुदाय से प्रेरणा मिली है। उन्होंने कहा कि जनजातीय गौरव दिवस के माध्यम से देश की आदिवासी विरासत पर गर्व व्यक्त करना और आदिवासी समुदाय के विकास का संकल्प इसी ऊर्जा का हिस्सा है। भगवान बिरसा मुंडा केवल हमारी राजनीतिक आजादी के महानायक थे, इतना ही नहीं है, वो हमारी आध्यात्मिक, सांस्कृतिक ऊर्जा के संवाहक भी थे। मानवता के एक अहम पड़ाव में पिछले 12 वर्षों में 1 अरब लोगों को जोड़ने के बाद वैश्विक जनसंख्या 8 अरब तक पहुंच गई है। बढ़ती वैश्विक चुनौतियों के बीच चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत का अगले साल दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बनना तय है।
खास बात यह है कि इनमें से 1 अरब लोग तो पिछले 12 वर्षों में जुड़े हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने ट्वीट किया, 8 अरब उम्मीदें, 8 अरब सपने, 8 अरब संभावनाएं। हमारा ग्रह अब 8 अरब लोगों का घर है। संयुक्त राष्ट्र ने जनसंख्या के 8 अरब तक पहुंचने को मील का एक उल्लेखनीय पत्थर करार दिया है। मानव आबादी लगभग 1800 तक 1 अरब से कम थी और 1 से 2 अरब तक बढ़ने में 100 से अधिक वर्षों का समय लगा। तुलनात्मक रूप से पिछली शताब्दी में दुनिया की आबादी में वृद्धि काफी तेज रही है और वृद्धि के क्रमिक रूप से धीमी होती गति के बावजूद संयुक्त राष्ट्र के अनुमानों के मुताबिक वैश्विक जनसंख्या 2037 के आसपास 9 अरब होने और 2058 के आसपास 10 अरब से अधिक होने का अनुमान है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया में भारतीय समुदाय से मुलाकात के दौरान ड्रम बजाया। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं इसी की तस्वीरों के साथ। आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।